वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली अपने आ चुके हैं हम लास्ट टॉपिक पे, दैट इज लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स। तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो लैब डायग्नोसिस बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। हमने आज तक सिर्फ पढ़ा है एड्स के लिए काजल्दी एलिजा यूज करते हैं, वो भी हमने 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के टॉपिक में देखा था। बट एक्चुअली बिसाइड्स एलिजा बहुत वास्ट एड्स के जो भी डिटेक्शन टेस्ट है वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है, और डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम एड्स को डायग्नोज कर सके, राइट। हमको एक चीज़ याद रखना है एज रिटन इन अपूर्वा शास्त्री कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है व्हेन वी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिंग एड्स। दैट इज फर्स्ट इज कंसेंट, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी और तीसरा काउंसलिंग। क्योंकि आज भी एड्स एक ऐसा डिसीज है जिसके लिए ना, मतलब जैसे कैंसर के लिए लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है ना, वैसे इट रिक्वायर काउंसलिंग व्हेन इट कम्स टू एड्स। तो ये तीनों चीज़ों का हमको ज़रूरत है याद रखने का। सबसे पहला तरीका है अगेन एंटीबॉडी डिटेक्शन का, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक है एलिजा और एक है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो 2 चीज़ें हम करते हैं, ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। इनकी सेंसिटिविटी देखें तो 99.5 है और सिलेक्टिविटी देखें तो 98% के आसपास है ऑलमोस्ट। बट ये कंफर्मेटरी नहीं है, इसको हमको कंफर्म करने की जरूरत पड़ती है फर्दर। मतलब आज तक जो हम पढ़ते आए हैं कि काजल्दी एलिजा हम करेंगे फॉर एड्स इज इनकम्प्लीट, क्योंकि एलिजा सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ एक स्क्रीनिंग ऐसी टेक्निक है, ठीक है। नाउ अलग अलग एंटीजन यूज करते हैं हम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। जैसे अगर HIV-1 है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड ज्यादा है कंपैरेटिवली टू HIV-2। HIV-2 यूजुअली अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा है, तो HIV-1 के अलग एंटीजेंस है और HIV-2 के अलग एंटीजेंस है। इन बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इनका स्पेसिफिक एंटीजन यूज करके कि काजल्दी इसको HIV-1 है कि 2 है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन 120, 160, 41, 24 जितने भी हमने स्ट्रक्चर में देखे थे ना, वो सारे आते हैं HIV-1 स्पेसिफिक, और ग्लाइकोप्रोटीन 36 आता है HIV-2 स्पेसिफिक। स्क्रीनिंग के लिए एंटीजन यूज किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिजा के बारे में, क्योंकि अगर हमने ये लिख लिया कि काजल्दी ये एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है तो ये सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज एलिजा आप वैसे देखोगे आगे तो भी बहुत बड़ा टॉपिक है जनरल में, और एड्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एलिजा सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड है, हमने आज तक 12th के एनसीईआरटी से पढ़ा है। एलिजा का जो किट होता है वो 2 तरह का है, एक है 3rd जनरेशन और एक है 4th जनरेशन। डेफिनेटली जो 4th जनरेशन है वो ज्यादा क्या कहते हैं काइंड ऑफ एडवांस है। अब होता क्या है, जो 3rd जनरेशन है वो रिकॉम्बिनेंट या सिंथेटिक पेप्टाइड को यूज करते हैं एज एन एंटीजन। समझ में? एंटीजन जो है वो हमारा एक सिंथेटिक सिंथेसाइज किया हुआ पेप्टाइड है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं काजल्दी? HIV एंटीबॉडी के अगेंस्ट, ठीक। और जो 4th जनरेशन है ये क्या करता है कि HIV एंटीबॉडी को तो डिटेक्ट करता ही है जैसा 3rd जनरेशन करता आ रहा था, अलॉन्ग विथ इट ये P24 को भी डिटेक्ट करने के काम आता है। मतलब P24 को भी डिटेक्ट कर सकता है। कैसे? एक तो सिंथेटिक पेप्टाइड का यूज हमने इधर 3rd जनरेशन में भी किया था, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीजेंस भी होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीजन होने के कारण हम आराम से P24 को भी और HIV एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज काइंड ऑफ एडवांस फॉर्म ऑफ एलिजा जो कि हम एड्स में यूज करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डायग्नोसिस के ऊपर, दैट इज रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट देखो, एक चीज हम यहाँ पे बात करना भूल गए, दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एलिजा 2 to 3 आवर्स के अंदर हमको टेस्ट का रिजल्ट देता है, वाइल जो RDT है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वो 30 मिनट के अंदर हमको रिजल्ट दे देता है। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि रैपिड टेस्ट जो है वो 30 मिनट्स के अंदर हमको पूरा का पूरा टेस्ट का रिजल्ट देता है। इसके प्रिंसिपल्स के बारे में तुमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, जनरल माइक्रोबायोम में हम पढ़ते हैं, बट एग्जाम के हिसाब से अगर आप चाहो तो ये चारों प्रिंसिपल याद कर सकते हो, और अगर ऐसा लग रहा है कि काजल्दी याद नहीं हो पाएगा तो आप इसको स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। बात करते हैं और अदर टेक्निक्स क्या होते हैं काजल्दी। तो और अदर टेक्निक्स में देखो, सप्लीमेंट टेस्ट में आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, लाइन इम्यूनो असे, इसके अलावा हम PCR करते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे और भी टेस्ट है, जैसे सबसे पहले आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम एंटीबॉडी देखते हैं सिरम में,
वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना। गैग जीन होता है जो कि कोर और शेल के लिए होता है, पॉल जीन होता है जो कि वायरल एंजाइम के लिए होता है, और ENV जीन होता है जो कि इनवेलप के लिए होता है। तो इनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी टू गैग, एंटीबॉडी टू पॉल, एंटीबॉडी टू ENV। इसके अंदर ये याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा तो भी कोई इशू नहीं, बस कम से कम ये याद रखना है कि हम एंटीबॉडी को, इंडिविजुअल एंटीबॉडी को सीरम में ढूंढेंगे और हमारे 3 जो स्ट्रक्चरल जीन थे उनके एंटीबॉडी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। WHO क्राइटेरिया, एक तो देखो, एक तो CDC क्राइटेरिया है और एक WHO क्राइटेरिया। तो हम WHO क्राइटेरिया के हिसाब से देखें, वो ये बताता है कि 2 इनवेलप बैंड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो GP120 हो, चाहे 160 हो, चाहे 41 हो, मैं हमेशा इसको 120 के साथ क्यों कंपेयर करती हूँ, चाहे 120 हो, चाहे 160 हो, चाहे 41 हो, इनमें से अगर 2 बैंड भी प्रेजेंट है, तो अगर गैग और पॉल प्रेजेंट हो या नहीं भी हो, तब भी ज्यादा कोई हम मतलब तब भी हमारा डायग्नोसिस वही बनेगा, ठीक। नाउ कम टू लाइन इम्यूनो असे। लाइन इम्यूनो असे में एक चीज जो आती है वो होता है P24 कोर एंटीजन का डिटेक्शन। P24 हमने 4th जनरेशन में भी यूज किया था, यहाँ पे भी हम P24 को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छी चीज क्या है कि ये हमको ना कंफर्म डायग्नोसिस दे देता है, तो इट इज काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट हम बोल सकते हैं इसको। गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है बट कंफर्मेटरी टेस्ट है। सेंसिटिविटी थोड़ी कम है और जिस दिन इन्फेक्शन हुआ उसके 12 से 26 दिन के बाद ये हमको रिजल्ट दे सकता है। ये हमको एलिजा के 4th जनरेशन से होता है, यही मैंने आपको बताया अभी। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस देता है और विंडो पीरियड के टाइम पे भी हमको इसको डायग्नोसिस, क्योंकि सीधी सी बात है 26 दिन बहुत कम ड्यूरेशन, अगर 26 दिन में पता चल जाए तो हम वायरल लोड कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंटली खत्म कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरह से अच्छा टेस्ट माना जाता है, कंफर्म डायग्नोसिस दे सकता है, बहुत कम ड्यूरेशन में भी हमको सही डायग्नोसिस देता है, ये इसकी खासियत है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है हमारे पास वायरल RNA डिटेक्शन। वायरल RNA डिटेक्शन, दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर कंफर्मेशन ऑफ HIV। क्या डिफरेंस है थोड़ा में देखो, वो उसकी हमने देखा था उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम थी, जो इससे पहले हमने देखा उसकी सेंसिटिविटी P24 वाले की थोड़ी कम थी। इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है, स्पेसिफिसिटी भी बहुत अच्छी है और विंडो पीरियड में ये भी डायग्नोस कर सकता है। और ये हमको एक और चीज में हेल्प कर सकता है कि जो हमारे ड्रग रेजिस्टेंस जीन है उनको भी हम पता कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट भी हो, ट्रीटमेंट मोडालिटी जो हो वो और अच्छा हो सके, राइट। ये इसका एक बेनिफिट बोल सकते हैं। नाउ कम टू अनदर टेक्निक दैट इज DNA PCR, P से PCR, P से पीडियाट्रिक। तो ये पीडियाट्रिक्स बच्चों में किया जाता है, तो पीडियाट्रिक्स HIV में ये डायग्नोसिस के काम आता है। इससे हम कितना वायरल लोड है ये पता कर सकते हैं। डेफिनेटली हमने कोविड जब हुआ था तब भी हमने कोविड का जो कितना एक्सटेंड तक प्रोग्रेस हुआ था वो RT-PCR से ही किया था, तो सेम इसी तरह का हम वो है। अब आता है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में अगर हम करें तो CD4 T सेल्स कितने कम हुए, कितना बढ़ा, ये हम देख सकते हैं। अब देखो CD4 जो T हेल्पर सेल्स है वो और भी केसेस में कम ज्यादा हो सकते हैं, राइट, इसीलिए स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा नियो प्रोटीन्स, बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, ये जो कुछ प्रोटीन्स है अगर इनका एबनॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, कहीं ना कहीं हम जा सकते हैं इस डायरेक्शन में कि हाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में काजल दी CD4 T सेल्स का काउंट कम हो गया है तो मेरा पहला थॉट जाएगा एड्स की तरफ। बट ये दिस इज नॉट कंफर्मेटरी, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, ये सिर्फ हम एक एज अ क्लिनिशियन हमारा आइडिया जा सकता है, हमारा दिमाग लग सकता है थोड़ा सा, राइट। और अब आते हैं अल्टीमेटली ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट यूजुअली माइक्रो का पार्ट नहीं है इतना ज्यादा, ना पैथो का पार्ट है, बट हमको 2 चीजें याद रखना है, एक है आर्ट और एक है हार्ट। आर्ट तो मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हार्ट इज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हमको समझना क्या है कि कोई भी आज तक जितने भी ट्रीटमेंट का, डिसीज का ट्रीटमेंट आया है खासकर वायरल, वो इंसान को मरने से नहीं रोक सकता, ठीक है, या वो डिसीज को क्योर नहीं कर सकता पूरी तरह से, वो सिर्फ थोड़ा बहुत लाइफ में इम्प्रूवमेंट, लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यही अल्टीमेटली क्लिनिकल गोल यही रहता है कि जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सके, थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए, कि जो पेशेंट है वो, जैसे अगर इम्यूनिटी गया, राइट, तो पेशेंट को अगर TB हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन उसको पकड़ सकता है, तो हमारा आर्ट का मेन वो है कि हम वायरल लोड कम कर सके, अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि मुझे दूसरे इन्फेक्शन परेशान ना करें। वायरोलॉजिकल गोल कि हमारा जो वायरल लोड है वो कम हो सके, इम्यूनोलॉजिकल गोल कि हमारा जो इम्यून सिस्टम की धजिया उड़ी है वो थोड़ा सा
कॉन्स्टिट्यूट हो सके। और फाइनली ट्रांसमिशन गोल कि एक इंसान से दूसरे इंसान को कम से कम फैले, बिकॉज ये बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, मतलब ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, ये ऐसे ही नहीं फैलता। ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब अल्टिल बॉडी का कोई इंपॉर्टेंट फ्लूइड है उसके बिना नहीं फैलता। तो हम कोशिश कर सके कि अगर सस्पेक्टेड है इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिशन को पूरी तरह से या तो अवॉइड कर सके या रोक सके, वॉटेवर। तो ये हमारे 4 गोल्स हैं। एक्चुअली आपको यहाँ पे दवाई लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दिस कम्स अंडर द पार्ट ऑफ फार्मैक, राइट। तो फार्मैक में हमने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट यहाँ पे हमको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आई गेस HIV एड्स। बहुत ही बड़ा टॉपिक था और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट LAQ है, पैथो के टर्म्स में भी, पैथो के सब्जेक्ट में भी, माइक्रो के सब्जेक्ट में भी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम कोशिश कर रहे होंगे कि पहले हम खत्म करें डेंगू और चिकनगुनिया, है ना। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई टॉपिक डाउट लगता है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।